जय हिंद दोस्तों। द गुरु 26 पे आपका स्वागत है। लगातार वीडियो नहीं आ रही थी, इसके कारण थोड़ा आपको कष्ट हुआ होगा क्योंकि हम भी काफ़ी व्यस्त थे। आपको बता दें कि बीपीएससी ट्री में मेरा चयन हुआ है, आपको पता ही था, बताया था एक बार हमने आपको। तो इसी में कुछ व्यस्तता था और अब इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है। अब रेगुलर वीडियो आएंगी पर डे। और जो हम आप जान रहे हैं कि आपको पता ही होगा कि क्लास 6 to 12 का जो सीरीज अभी चल रहा है एनसीईआरटी का, उसमें आज हिस्ट्री का लास्ट क्लास है, क्लास 6 का। उसके बाद कल से क्लास 7 का हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जो भी हम लोग करते हैं क्लास, उसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि आज 11 लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन में 11, तो इसका जो 11 कर लेंगे, उसके लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्योंकि ये जो क्लास है जो हम लोग पीडीएफ से करते हैं, और पीडीएफ अगर कर लेने के बाद फिर आपको किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि जितना भी एग्जाम है दोस्तों, सभी में क्वेश्चन अब एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी को पढ़ना। बीपीएससी टी में इस बार जो लिया उसमें, या बीपीएससी 17 जो 17वीं आ रहा है, उसमें सब जगह पे झंडा गाड़ेगा एनसीईआरटी वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगला सिलेक्शन आप ही का हो, इसके लिए आप भी तत्पर रहिए। चलिए लौह स्तंभ के बारे में सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुतुब मीनार हो गया। कुतुब मीनार के परिसर में ही यहाँ पे मेहरौली का लौह स्तंभ होगा। मेहरौली एक जगह है, यहीं पे ये सब पड़ता है, कुतुब मीनार भी और मेहरौली में ये लौह स्तंभ, इसलिए मेहरौली का लौह स्तंभ इसे बोला जाता है। और ये जो लंबाई इसका हो जाएगा मेहरौली का लौह स्तंभ का, यह 7.2 मीटर, 7.2 मीटर इसका पूरा लंबाई हो गया। और इसका वजन की बात किया जाए तो लगभग 3 टन से अधिक इसका वजन हो जाता है। मेहरौली का लौह स्तंभ का वजन 3 टन से अधिक हो गया और 7.2 मीटर ये लंबा हो गया। इसमें न बहुत इसमें उकेरा गया है, जो भी अभिलेख उकेरा गया है, देखिए यहाँ पे जूम करके यहाँ पे दिया गया है, यही मेहरौली का लौह स्तंभ ही है। तो यहाँ पे जो अभिलेख आप देख पा रहे हैं, अभिलेख ये सब, तो ये सब अभिलेख को पढ़ने से पता चला है कि ये जो लौह स्तंभ है ये कितना पुराना है। तो ये लगभग 1500 साल पुराना है, और 1500 साल ही पुराना है, और अभी तक इसमें जंग अभी तक नहीं लगा। इससे पता चलता है कि भारत कितना समृद्ध है था उस समय, और काफ़ी उन्नत तकनीक था यहाँ पे भारत में उस समय। जो अंग्रेज नहीं आया था उससे पहले भारत में काफ़ी उन्नत तकनीक उस समय था, और काफ़ी सोने का चिड़िया उस समय हुआ भी करता था। इंडिया हर चीज़ में आगे था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना क्लास पे चलते हैं, फिर रिटर्न चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेहरौली का लौह स्तंभ के बारे में कह रहा है कि भारतीय शिल्पकारों की कुशलता के एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और 3 टन से अधिक इसका वजन है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ, जो हम लोग अभी कर चुके इसे बनने के समय की जानकारी इस पे खुदे अभिलेखों से मिलती है, और इस पे अभी तक जंग नहीं लगा इतना साल बाद भी। ईंटों और पत्थरों की इमारतें के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में भी देखने को मिलती है। जैसे स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, और टीला स्तूप जो था बहुत सारे आकार में होता था, जैसे गोल, लंबा, कभी कभी छोटा या बड़ा भी होता था। लेकिन उसमें एक समानता था, एक समानता यह था कि उसके भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ रहता था, और जो छोटा सा डब्बा रखा रहता था उसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रहते थे, जैसे कि दांत, हड्डी, राख वगैरह होते थे। अगर ये सब नहीं है तो कोई भी कीमती पत्थर या सिक्के उसमें रखे ही रहते थे छोटा सा डिब्बा में, और वही जो छोटा सा डिब्बा होता था उसे कहा जाता था धातु मंजूषा। क्या कहा जाता था?
धातु मंजूषा, छोटा सा डब्बा होता था वही धातु मंजूषा होता था। और प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। और बाद के काल में गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। जो धातु मंजूषा यहाँ पे, मान लीजिए कि धातु मंजूषा यहाँ पे है, यहाँ पे पहले मिट्टी से ऐसे ढक दिया जाता था, इसको मिट्टी से ढक दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे इसे फिर पत्थर को तराश के गुंबद नुमा से, जैसे यहाँ पे धातु मंजूषा है तो इसके गुंबद नुमा तराशा हुआ जो पत्थर होता था उससे इसे ढक दिया जाता था। ये अभी भी इसका अवशेष प्राप्त होते हैं। अच्छा, और वही ढक दिया जाता था, और जो ढका हुआ भाग था उसको लोग परिक्रमा करते थे, मतलब गोल गोल उसको घूमते थे, और वही कहलाता था वृत्ताकार पथ पे वो जो चलते थे उसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। कि अभी भी उसे क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। और इसके रास्ते को रेलिंग से चारों तरफ से रेलिंग से घेर दिया जाता है। तो ये जो रेलिंग से इसे घेर दिया जाता है इसे ये वेदिका हो गया, बाहर जो घेर दिया गया ये वेदिका हो गया, इसको बोलते हैं वेदिका। जैसे सांची का स्तूप हम दिखाते हैं उससे आप समझ जाइएगा, पूरा चित्र के द्वारा आप समझ जाइएगा। सांची का स्तूप को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही हो गया, देखिए परिक्रमा पथ ही हो गया, है ना, देख सकते हैं। इसके चारों तरफ यहाँ पे ये रेलिंग होता था, ये रेलिंग हो गया, ये परिक्रमा पथ हो गया, यही गुंबद नुमा आकृति हो गया, इसे ढक दिया जाता है और धातु मंजूषा यहाँ पे रखा हुआ रहता है बीच में गर्भ में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के सांची स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसमें कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है, और मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। और मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। गर्भगृह में पुरोहित भक्त पूजा करते थे। और भीतरगांव जैसे मंदिरों में, भीतरगांव एक जगह का नाम है, कि भीतरगांव जैसे मंदिरों में उनके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, यही मंडप नाम होता था। यहाँ पे सभा होता था, लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे। और सबसे अच्छा इसका उदाहरण है वर्तमान में महाबलीपुरम और ऐहोल मंदिर। यहाँ पे चारों तरफ या बगल में बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ रहता था, वहीं पे सभाएं होती थी, लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है दोस्तों, और उस जगह को कहा जाता था मंडप नाम, अभी भी कहा जाता है क्या, मंडप नाम उस जगह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो पहले अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलालेखों को खोदकर निकालना होता था, और पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभा, दीवार की चौखट, फर्श, छतों को आकार दिया जाता था। सबसे मुश्किल काम, ये सब तो काम हो गया, लेकिन सबसे मुश्किल काम हो जाता था उसको फिट करना। मुश्किल सबसे हो जाता था सभी जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल। जैसे जो जहाँ पे फिट होगा, कहाँ पे चौखट लगाना, कहाँ फर्श लगाना, छत का आकार जो दिया गया है, जो आकृति, उसको कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है। क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी उन्नत नहीं था, पत्थर के है तो कितना वजनी होता था, और उसको सही जगह पे फिट करना बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय के लिए। लेकिन ऐसा टेक्निक भारतीयों के पास था कि बहुत ही उन्नत तकनीक से आज भी वह जस के तस बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों की दुनिया। 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य शिलापदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने किया था। पुरानी कहानियां, जैसे पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, तब पुराण में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। और दो संस्कृत के महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, जो लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं, आज भी हैं। पुराणों और महाभारत दोनों का ही वेद व्यास, जो महर्षि वेद व्यास नाम है, ऐसे व्यास यहाँ पे दिया हुआ है, महर्षि वेद व्यास इनका पूरा नाम है, तो ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था महाभारत, किसको,
पुराणों और महाभारत को। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि रामायण के, अब वेद व्यास किसे, पुराण और महाभारत के। रामायण के कौन, महर्षि वाल्मीकि, महाभारत पुराण के वेद व्यास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की पुस्तकें के बारे में पढ़ना है। देखिए, उसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। आर्यभट्ट लिखे थे, और वो किताब में बता दिए थे, उसी समय बता दिए थे कि दिन और रात के बारे में काफ़ी चर्चाएं की हैं, और ये भी बताया कि जो सूर्य है एक जगह स्थिर रहता है, और इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी है जो चक्कर लगाते रहता है, और इसी के कारण जो पृथ्वी है जो अपनी धुरी पर भी इसी से घूमते रहता है, घूमते हुए इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसी कारण जो पृथ्वी है जो अपनी धुरी पर इसी से घूमता है घूर्णन गति कारण, इसी कारण दिन और रात भी होता है। ये बताया, उसी समय बता दिए थे दिन और रात के बारे में भी। इतना ही नहीं है, ग्रहण के बारे में भी अपने जो पुस्तक लिखे आर्यभट्टियम, इसमें ग्रहण के बारे में भी उसी समय बता दिया था। कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई दूरबीन नहीं, फिर भी बस ध्यान लगा के ये पता कर लेते थे। बहुत बड़ी बात है, और जो किताब है अभी भी सुरक्षित है, इसमें भी अभी सब लिखा गया है, वो अभी प्रमाण मौजूद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतिम में है, लास्ट में शून्य। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए चिन्ह का आविष्कार किया। शून्य के लिए चिन्ह का आविष्कार किया, जैसे 628 ईस्वी के लगभग में भारत में एक महान गणितज्ञ हुए ब्रह्मगुप्त। उसी समय 628 ईस्वी में इस शून्य का खोज कर दिए थे। शून्य का खोज कौन किए, ब्रह्मगुप्त किए। भारत ही शून्य का खोज किया है, भारत में कौन, तो ब्रह्मगुप्त। और शून्य के पूरा सिद्धांत भी लिखे हैं ब्रह्मगुप्त। शून्य का पूरा सिद्धांत भी बताए हैं, खोज तो किए ही, इसके बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा भी किया है अपनी पुस्तक में। अच्छा, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद है, तो प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए, एक चरक हुए, और चरक हैं जो चरक संहिता जो लिखे हैं वो औषधि शास्त्र के बारे में उसमें बताए हैं। और सुश्रुत हैं वो सुश्रुत संहिता लिखे, सुश्रुत संहिता। और इसमें शल्य चिकित्सा, जो शल्य मतलब बोन होता है, हड्डियाँ, तो हड्डी के बारे में कैसे जुड़ेगा, क्या क्या उसका प्रॉपर्टी होता है, पूरा उसका गहन अध्ययन सुश्रुत संहिता में वो किए हैं उसी समय। समझिए भारत कितना समृद्ध था, कितना विद्वान थे यहाँ के लोग उसी समय। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास अंतिम हुआ, और क्लास 6 का हिस्ट्री आज लास्ट क्लास था। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और स्टेटस में मेरा वीडियो का लिंक लगा दीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए, 5 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा, और इसका 5 सेकंड बाद हम इसका आंसर बता देंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये भी क्वेश्चन आंसर इसका। तो सबसे पहले है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगाया, यह अद्वितीय लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो 5 सेकंड लीजिए। टाइम खत्म हो गया दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। नेक्स्ट, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए पढ़ के बताइए, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसमें से बी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूसा, ऐसा नहीं है। धातु मंजूसा में जो बुद्ध या उनके अनुयायी थे उनके अवशेष रखे जाते थे, इसलिए ये गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर में।
पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्र होते थे। तीसरे में गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। इसमें से बताइए कि कौन सा कथन सही है। 5 सेकंड खत्म हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपका टाइम खत्म हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे। ये गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है। तो 5 सेकंड का समय लीजिए। आपका टाइम खत्म हुआ दोस्तों। सही है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंखक। बाकी व्यास, उग्रसेरवा, लोमहर सभी संबंधित है। देखिए कितना सारा क्वेश्चन उसमें पीडीएफ में नहीं मिला होगा, तो जो बाकी क्वेश्चन है जो हम लोग ऑब्जेक्टिव में कर लिए, इससे ओवरऑल कवर हम लोग चैप्टर को कर लिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। ज्योतिष, खगोल, गणित, बताइए इनमें से क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। 1, 2 और 3 सभी, ये सभी सही। ज्योतिष, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। आगे 7 नंबर क्वेश्चन, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। अच्छा, दूसरा है गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और बाद में पूरे अरब में फैल गई। तीसरा है रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। बताइए कौन सा सही है ऑप्शन में। 5 सेकंड समय लीजिए दोस्तों। आपका टाइम खत्म हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 सही है, बाकी जो 2 है वो गलत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था दोस्तों। 5 सेकंड समय लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना में हुआ था। कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद अपने स्टेटस में भी मेरा वीडियो लगा लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सेशन।